एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसएससी यूपीएससी pdf.com पे। गाइस, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपके टेस्ट के बारे में, जो कि एवरी संडे हम आपके लिए व्हाट्सएप पर कंडक्ट कराते हैं। बच्चों, आपको अपने इस टेस्ट पेपर में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते होंगे, क्योंकि हम अपना जो टेस्ट पेपर है वो आपके लिए मार्केट में जितने भी बेस्ट बुक्स अवेलेबल है आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपके पीआरटी लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन एंड आपके टेट लेवल पे भी जो भी एग्जाम होते हैं, हम हर तरीके के क्वेश्चन से रेफर करके फिर आपके लिए टेस्ट पेपर हम प्रिपेयर करते हैं, ताकि आपको हर एक लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। चाहे आपका वो सिंपल क्वेश्चन हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे हार्ड हो, हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको हमारे इन टेस्ट पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करेंगे, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट जानेंगे, प्लस देखेंगे कि आप किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके अपना टाइम वहां पर एग्जाम में बचा सकते हैं, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल सो दैट, जो टाइम टू टाइम आप टेस्ट कराते हैं बच्चों के लिए, वो क्यों कराए जाते हैं? ऑप्शन ए कि ताकि आप बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में पेरेंट्स को बता सके। अब देखिए, क्या सिर्फ पेरेंट्स को बताना ही आपका टाइम टू टाइम टेस्ट कराने का फंक्शन होता है? नहीं, हमारा सिर्फ ये मोटिव तो नहीं होता है। ऑप्शन बी देखते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कैन बी कैरिड आउट, ताकि एक बच्चों की रेगुलर प्रैक्टिस चलती रहे। अब देखो, प्रैक्टिस कराना कहीं ना कहीं मकसद है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या और भी कोई इनमें से बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। ऑप्शन सी कि ताकि बच्चों को हम फाइनल एक्सप्लेनेशन या फिर आप कहें फाइनल एग्जाम के लिए उनको तैयार करें। तो एग्जाम के लिए तैयार कराना टेस्ट नहीं होता है इसलिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप बच्चों को टाइम टू टाइम देखें कि उनकी कमी कहाँ आ रही है लर्निंग में, यानी कि रेमेडियल प्रोग्राम कराए, और जो भी उनकी कमियां हैं उसके बेसिस पर आप बच्चों को फीडबैक दें। ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो आप टाइम टू टाइम टेस्ट कराते हैं, यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है? फॉर्मेटिव असेसमेंट की हो रही है। तो इसमें क्या होता है आपका कि आप रेमेडियल प्रोग्राम, यानी कि आप देखते हैं कहाँ पर बच्चों की लर्निंग में कमी आ रही है और उसी के बेसिस पर आप बच्चों को फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक टीचर जिसका डेमोक्रेटिक नेचर है, यानी जो अपनी क्लास में लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है, वो अपने क्लास में बच्चों को कहीं पर बैठने की आजादी देती है कि आप किसी के साथ भी बैठे। तो कुछ बच्चे हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, कुछ बैठते हैं ग्रुप के बीच में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स आपकी क्लास में ऐसे हैं जिनको ये चीज पसंद नहीं आती। तो आप बताइए, एज अ टीचर आप क्या करेंगे इस सिचुएशन को हैंडल करने के? सबसे पहला कि पेरेंट्स को जो है थोड़ा टीचर में ट्रस्ट होना चाहिए, और फिर इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करनी चाहिए टीचर के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पेरेंट को अपने बच्चे को स्कूल से ले जाना चाहिए कि भैया हमें तुम्हारा स्कूल पसंद नहीं आ रहा, हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। ऑप्शन सी है कि जाके टीचर की कंप्लेन कर दे पेरेंट जो है प्रिंसिपल के पास में, या फिर ऑप्शन डी है कि प्रिंसिपल को बोले कि मेरे बच्चे का सेक्शन चेंज कर दे। अब देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि जब भी आपको चाहिए कि आपके बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट हो, तो वहां पर जो टीचर होता है, यानी कि जो शिक्षक होता है, और जो पेरेंट होता है, यानी जो माता पिता होते हैं, उनके बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से प्रॉब्लम पर डिस्कस कर सके। ठीक है, तो अगर पेरेंट को कोई प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन ये तो नहीं हो ना कि बच्चे को स्कूल से निकाल दे, या प्रिंसिपल से जाके कंप्लेन कर दे, या फिर बच्चे का सेक्शन चेंज करा दे। थोड़ा सा अपनी टीचर के अंदर उनको ट्रस्ट रखना चाहिए कि शायद जो टीचर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी तो उनको जाके टीचर के साथ डिस्कस करना चाहिए, तभी आप बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज टू इंटरेक्ट विद द पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट, जो आपकी क्लास में बच्चे होते हैं उनको आपको दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनकरेज करना चाहिए। क्यों? ऑप्शन ए कि बच्चे जो है एक दूसरे से मतलब कि क्वेश्चन के आंसर सीख जाते हैं। जैसे कि सपोज कोई क्वेश्चन मुझे आता था, अच्छा तुझे आंसर पता है इसका, तो और जो उसे नहीं आता वो मैंने बता दिया।
तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली बच्चे को एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर सीखने में हेल्प मिलती है। अब चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत सही लग रहा है लेकिन हमें सारे ऑप्शन देखने के हमारे लिए कौन सा सबसे बेटर होगा। ऑप्शन बी, ताकि सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए। देखो सिलेबस जल्दी से कवर करना, लेट कवर होना, इसमें बच्चों का कोई हाथ नहीं है। आपको सिलेबस उस तरीके से कराना है जिस तरीके से बच्चों को हर एक चीज क्लियर, जल्दबाजी नहीं करनी। नेक्स्ट है कि जब बच्चे इंटरेक्शन करके पीयर्स के साथ सीखते हैं तो उनके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होती है। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जहां पर भी आप इंटरेक्शन से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे तो वहां पर आपको आंसर में ज्यादातर सोशल से रिलेटेड ही पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट। चलिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें समझ नहीं आया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, when a teacher involves a visually challenged learner in group activities with the other learners of the class, she is। जब आप क्लास में एज अ टीचर अपनी क्लास में एक बच्चा ऐसा भी इंक्लूड करते हैं जिसको शायद देखने में कुछ दिक्कत है, तो वो क्या कर रही है टीचर। पहला ऑप्शन है आपके लिए कि वो हर एक बच्चे को हेल्प कर रही है कि आप ना देखो जो विजुअल चैलेंज बच्चा है उसके लिए थोड़ी सी सिंपैथी लो। अब देखो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन कराना हमारा मकसद नहीं होता, हमें किसी भी बच्चे को दया भावना से नहीं देखना है। मतलब हम थोड़ा सा शायद उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो उसे हम दया भावना से देखें। आपको बिल्कुल इक्वल लेवल पे सारे बच्चों को ट्रीट करना है। बस हाँ, हो सकता है कि आप उनके लिए थोड़ी सी एडिशनल फैसिलिटीज कंडक्ट कराए ताकि उनकी जो विजुअली चैलेंज वाली प्रॉब्लम है वो उनकी स्टडीज के बीच में ना आ सके। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है कि ताकि जो बच्चा है उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाए कि देखो जो तुम्हारे साथ जो बच्चे हैं वो तो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम कर नहीं पा रहे हो, तो ये भी आप ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद कि ताकि आपकी क्लास में थोड़ी सी रुकावटें आए। अब अपनी क्लास में कभी भी रुकावट तो आप बनाना चाहेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी है, आप यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर आप इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जहां पर आप अपने क्लासरूम में अगर इंक्लूजन यानी कि इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से क्या एक चीज आप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा है एक्सेप्ट। तो पहला है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि आप अपनी क्लास में क्षमता बढ़ाएंगे किस तरीके से उन बच्चों को इंक्लूड करा जा सके। अब देखिए इंक्लूजन के लिए हमें ये तो जरूरी है। नेक्स्ट है सेंसिटाइजेशन, मतलब कि थोड़ा सा इन बच्चों के लिए संवेदीकरण होंगे, मतलब कि इनकी बेसिक फैसिलिटीज का आप ध्यान रखेंगे, ये इंक्लूजन के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब मैंने आपको बताया था जहां पर आप पर्टिकुलर कुछ बच्चों को दूसरी क्लास से अलग कर देते हैं। तो सपोज आपने क्या किया, डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे थे उनको अलग ग्रुप में बिठा दिया और जो नॉर्मल बच्चे थे उनको अलग ग्रुप में बिठा दिया। तो देखिए ये तो आपकी इंक्लूजन के हिसाब से सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, many measures have been taken at institutional level to check the dropout cases in the schools run by the government agencies. Which of the following is an institutional reason for children dropping out of these schools? आपने देखा होगी हर एक जगह इंस्टीट्यूशनल लेवल यानी कि जहां से ये सारा काम करना शुरू होता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वहां से हर बार कुछ ना कुछ चीजें चेक करी जाती कि आखिरकार इतने सारे बच्चे क्यों स्कूल छोड़कर जा रही हैं। तो इनमें से आप बताइए कौन सा एक रीजन हो सकता है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, यानी कि जहां से सारा काम करने की शुरुआत होती है कि बच्चे शायद उनमें कुछ कमी है इसके वजह से स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी यानी कि ब्लैक बोर्ड नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। देखिए ये हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं सारे ऑप्शन देखते हैं। कई बार आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं लेकिन हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन अपने क्वेश्चन में मार्क करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं है और उनको लेस सैलरी दी जा रही है। देखिए लेस सैलरी दी जा रही है, इससे बच्चों का कोई रोल नहीं कि बच्चे उसकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं। ऑप्शन सी कि टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी गई कि आपको किस तरीके से बच्चों को अच्छे से ट्रीट करना है। अब देखिए ब्लैक बोर्ड और टॉयलेट ना होना ये ज्यादा बेटर आंसर आपके इंस्टीट्यूशनल लेवल के हिसाब से, क्योंकि जो टीचर्स है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर नहीं आती हैं
वो स्कूल लेवल पर आती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आंसर भी गलत होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो बच्चे हैं थोड़े, सपोज मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर कुछ बैकवर्ड बच्चे आए हैं जिन्होंने आज तक पढ़ाई देखी ही नहीं है, तो उनके लिए हमारा जो फिलहाल का करिकुलम चल रहा है वो अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब उन बच्चों के लिए अगर अलग से हम कुछ करिकुलम नहीं लाएंगे तो उन्हें हमारा जो नॉर्मल करिकुलम है वो समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे क्या होगा, वो बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। तो जो करिकुलम की प्लानिंग होती है बच्चों, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर होती है। तो आपने देखा कि आप चाहे तो इस वर्ड से रिलेट करके भी फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर ये लगा सकते थे, लेकिन मुझे आपको सबके सब कॉन्सेप्ट भी साथ में समझाने हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कि कोई ऑल्टरनेटिव करिकुलम बच्चों के पास में नहीं है, इसलिए वो स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कि आप अपनी क्लास में बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, उसी के बीच एक बच्चा आता है। सपोज मानिए आप पढ़ा रहे हैं कि देखिए भारत में मुगल्स आए थे, और सिर्फ एक बच्चा आता है कि मैम फूल में कौन कौन सी पत्तियां होती हैं। तो क्या हुआ, बिल्कुल अनरिलेटेड टॉपिक पूछ लिया। तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे, यानी एज अ टीचर निधि क्या करेंगे। निधि हमारे क्लास में स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले निधि बच्चे को इस तरीके के क्वेश्चन क्लास में पूछने की परमिशन देगी। अब आप देखिए, अगर निधि अनरिलेटेड क्वेश्चन क्लास के लेसन के बीच में बच्चों को पूछने की परमिशन देगी तो उससे क्या होगा, हमेशा लेसन डिस्टर्ब होगा। तो अनरिलेटेड क्वेश्चन को बीच में पूछने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, क्या बोलेंगे, अच्छा ऐसे सवाल मत पूछो जो रिलेटेड नहीं। अगर आप बच्चों को रोक देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी या फिर उनके अंदर डर बैठ जाएगा कि मैम तो मुझे डांट देती है मैं जब भी कुछ पूछने जाता हूँ। नेक्स्ट है, क्या बोलेंगे कि आपने क्यों मेरा लेसन डिस्टर्ब किया, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। पनिशमेंट तो देना ही नहीं है बच्चों को। फिर जो ऑप्शन सही है वो तो हमारा ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि देखिए ऊपर के तीनों तो गलत हो गए, लेकिन डी क्यों सही होगा। निधि बच्चे के जो क्वेश्चन का आंसर है वो टेस्ट क्वेश्चन का आंसर करेगी क्लास के बाद में, कि देखो अभी मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आपका जो भी डाउट है आप वो क्लास के बाद में डिस्कस करना, मैं आपको समझा दूंगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, a science teacher wants to teach a topic biodiversity to the student. The best way of teaching she should adopt. अगर एक साइंस टीचर है, सपोज मैं कहूँ कि हमारी क्लास में है ज्योति, ज्योति अपनी क्लास में अपने बच्चों को बायोडायवर्सिटी का टॉपिक पढ़ाना चाहती है, तो वो कौन से मेथड का या फिर किस तरीके से अपनी क्लास में बायोडायवर्सिटी पढ़ाएगी। अब बायोडायवर्सिटी क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारे उनको प्लांट्स वगैरह मतलब बहुत सारे ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कि ज्योति सिंपल बुक से पढ़ाती है। अब देखिए बायोडायवर्सिटी में वहां पर ये प्लांट्स हैं या फिर ये वाले एनिमल्स हैं, कुछ भी हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से बच्चे को क्लियर नहीं होगा, तो ये सबसे बेस्ट मेथड नहीं है। नेक्स्ट है कि पिक्चर्स देख के पढ़ा देगी। अब देखते हैं कि और कैसे बेटर ऑप्शन है कोई। इससे अगला है कि वो बच्चों को अपने आसपास के पार्क में ले जाएगी, जहां पर वो फोटोज खींचेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे कि कितने प्रकार के उन्होंने वहां पर जानवर देखे, उन्होंने कितने प्रकार के वहां पर पेड़ पौधे देखे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ज्योति ने उसको रियल लाइफ से रिलेट कर दिया। अब आपने रियल लाइफ से रिलेट कर दिया तो बच्चे की क्या है, रियल लर्निंग होगी, और यहाँ से बच्चे को ज्यादा बेहतर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, कि जब आप अपनी क्लास में एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं तो आप लेसन प्लान को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आप सबसे पहले तो टीएलएम क्या आपको यूज करने हैं वो सोचेंगे, या फिर आप ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि जब आपका सेशन खत्म हो तो बच्चों को क्या क्या चीजें आ जाए। इसके बाद है क्या बहुत बार टॉपिक्स को पहले पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है कि आप प्रिपेयर करेंगे कि आप क्लास में जाते ही बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए जब भी आप अपने किसी भी लेसन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। आप ये पहले डिसाइड करेंगे ना कि मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊंगी कि उसकी वजह से बच्चों को क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिल जाए। अब आप उसी के हिसाब से बाकी अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य बनाएंगे अपने एग्रीकल्चर टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर है यहाँ से? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है
कि आपको अपनी क्लास में थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है, तो सबसे बेटर मेथड कौन सा होगा इसको पढ़ाने के लिए। अब देखिए हम इन पे नहीं जाएंगे, हम सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन से इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको बेसिकली ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, आपका इसको आपको समझाना है। अब फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बच्चे को क्या करेंगे, डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं बता देंगे ना कि देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये होता है, इसको रट लो। तो सिंपली आप बच्चे को जनरल कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट तो नहीं ले जाएंगे, पहले आप बच्चे को अलग अलग उसके बारे में एग्जांपल देंगे, फिर एग्जांपल देने के बाद आप बच्चे को सिखाएंगे कि देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने पहले बच्चों को स्पेसिफिक चीजें आप सिखाएंगे, देन आप जनरल की तरफ जाएंगे। और आपको मैंने स्पेसिफिक टू जनरल कहाँ पर सिखाया था, ये आपको सिखाया गया था बच्चों इंडक्टिव मेथड में। इंडक्टिव मेथड में होता है आपका स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव मेथड में आपका होता है जनरल टू स्पेसिफिक। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। अच्छा हाँ, मेरे को ना एक डाउट है कि कई बच्चों ने जरूर इस क्वेश्चन का आंसर ना बी लगाया होगा। तो जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन बी लगाया है तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, वैसे इसका आंसर है आपका आगमनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। One of the most important and effective methods of teaching history at elementary level। जब आप एलिमेंट्री लेवल कौन सा होता है आपका, फर्स्ट टू फिफ्थ, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आप इस लेवल पर बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा, पहला कि आप स्टोरी के माध्यम से पढ़ाएं, दूसरा लेक्चर के माध्यम से पढ़ाएं। अब छोटे बच्चों को लेक्चर तो क्या ही समझ आएगा। नेक्स्ट है कि आप डिस्कस करें। अब छोटे बच्चों को हिस्ट्री के बारे में इतनी चीजें पता ही नहीं है तो डिस्कशन कैसे करोगे उनके साथ। अगला है क्वेश्चन आंसर मेथड। छोटे बच्चे इतने ज्यादा उनका माइंड डेवलप नहीं होता है कि वो आपके बेसिकली सारे क्वेश्चन का आंसर देके वो किसी टॉपिक को समझ सके। तो आप देखिए यहाँ पर जब भी आप बच्चे को स्टोरी के माध्यम से कोई भी चीज सिखाएंगे तो उनको वो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े यहाँ से, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following should be considered the most important quality of a teacher at the primary level। अगर आप प्राइमरी लेवल पर डील कर रहे हैं तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। अब आप देखिए, आपके ना मैंने 4 ऑप्शन दिए, वो चारों ही सही हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्या पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, यानी कि चारों तो सही है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी होगी इनमें से। ऑप्शन ए कि जो टीचर है उसको सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए लेकिन हमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है। नेक्स्ट देखते हैं कि टीचर की लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब आप देखो, बहुत अच्छी पकड़ लैंग्वेज पे वो आपकी प्राइमरी लेवल पर नहीं चलेगी, वहां पर ज्यादातर आपको बच्चों के साथ मदर टंग में भी डील करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन फिलहाल नहीं होगा, ये तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट है कि आपके अंदर पढ़ाने की भूख होनी चाहिए, मुझे पढ़ाना है, देखिए ये तो होना ही चाहिए। फिर भी ऑप्शन डी देखते हैं कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और प्रिफरेंस, यानी कि जहां पर बच्चा आपसे बार बार कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके अंदर इतना धैर्य हो कि बार बार आप उस चीज को आंसर करें। अब देखिए, जब भी आप छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं ना, वो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको उनके साथ बहुत ही ज्यादा पेशेंट होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनके साथ पेशेंस नहीं रखेंगे तो वो आपके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। और बच्चे बार बार आके क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि उनको एक बार में समझाई हुई चीज आसानी से समझ नहीं आती है। तो आपके अंदर प्रिजर्वेरेंस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े यहाँ से। अगर अभी तक कोई डाउट है तो पूछेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू। आप करिकुलम से क्या समझते हैं। पहला कि करिकुलम बेसिक इवेल्युएशन के बारे में बताता है। तो क्या करिकुलम सिर्फ इवेल्युएशन बताता है, नहीं, करिकुलम तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे इवेल्युएशन करिकुलम का पार्ट है। नेक्स्ट है कि आप क्या क्या चीजें टेक्स्ट मटेरियल यूज करें। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मटेरियल करिकुलम के नहीं आता, टेक्स्ट मटेरियल भी एक पार्ट है करिकुलम का। नेक्स्ट है कि आप कौन कौन से टीचिंग मेथड का यूज करेंगे और क्या चीजें आपको पढ़ानी है। सिर्फ और सिर्फ ये करिकुलम नहीं होता। अब आप देखिए,
जो आपका इवेल्युएशन है, जो आपका टेक्स्ट मटेरियल है, जो आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग है, जो कंटेंट है, ये सारी चीजें करिकुलम का पार्ट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अकेले ही एज अ करिकुलम नहीं कहला सकते हैं। तो ऑप्शन डी देखते हैं कि इसमें ओवरऑल चीजें आती है कि आप अपने पूरे साल में बच्चों को क्या क्या चीजें कराएंगे और किस तरीके से बच्चा सीखेगा, हर एक चीज आपकी करिकुलम के अंदर आती है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अ टीचर नेवर गिव्स आंसर टू क्वेश्चन हरसेल्फ, यानी कि जब भी कोई बच्चा उनसे सवाल पूछता है तो टीचर खुद से उन क्वेश्चन का आंसर नहीं करती। वो हमेशा अपने बच्चों को एनकरेज करती है कि आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या सही आंसर होगा। चाहे तो आप ग्रुप में डिस्कस कर लो, एक दूसरे की हेल्प लेकर आप आंसर करो, लेकिन आप खुद इस आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। तो ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? सबसे पहला कि आप जो भी मटेरियल है उसको ढंग से ऑर्गेनाइज कर लें। अब आप देखिए, आपने जो इंस्ट्रक्ट दिया, नहीं बच्चों को जो चीजें सिखाई, यहाँ पर उसका ऑर्गेनाइजेशन जैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है, क्या बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनाइए। देखो मैं तुम्हारी रोल मॉडल हूँ। अब बताइए यहाँ पर टीचर रोल मॉडल कैसे हुआ कि खुद आंसर नहीं कर रही, बता रही है कि आप खुद ट्राई करिए, तो रोल मॉडल भी नहीं हुए। इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर वो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर रही है, ये हो सकता है। लेकिन ऑप्शन डी देखते हैं कि ऑप्शन डी है एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि बच्चा जो है यहाँ पर ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों के ऊपर जोर कर रहे कि आप खुद एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, डिस्कस करिए, फिर आप खुद आंसर ढूंढने का ट्राई करिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर कोई बच्चा नया है जो हमारे सेशन को देख रहा है बच्चों, तो आप हमारे ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, यहाँ से हम आपको अपने साथ एनरोल कर देंगे। हम फ्री में पीआरटी क्लासेस की तैयारी करा रहे हैं, प्लस टेस्ट भी हम आपको फ्री में ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एवरी संडे हम आपके लिए कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, while teaching a single parent child, a teacher should, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, यानी कि जिसके माता या पिता उनमें से एक ही पक्ष उनके साथ है, तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। अब देखिए, मैंने ना हमेशा आपको इंक्लूसिव में एक चीज बताई कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत किसी भी बच्चे को अलग ट्रीट नहीं करना है, उनको एक समान देखिए। अगर उनमें कोई कमियां भी है तो उनको दिखानी नहीं है। आपके लिए सारे बच्चे समान है, और जब आप उन बच्चों को समान समझेंगे ना, तो वो भी अच्छी ज्यादा तरीके से क्लासरूम में अडेप्ट कर पाएंगे। तो देखिए, डिफरेंटली अगर आप रिएक्ट करते हैं तो ये तो गलत होगा। अगला है कि आप बच्चों को थोड़ा सा कम होमवर्क दें। अब भैया क्यों कम होमवर्क दे? बच्चा खुद होमवर्क करने में सक्षम हो सकता है ना, तो ये भी आंसर गलत होगा। नेक्स्ट है कि आप बच्चे को एक स्टेबल एनवायरनमेंट दें। हम देखते हैं थोड़ा बहुत हमें ये ठीक लग रहा है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमें देखना है, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। ऑप्शन डी है कि आप इस फैक्ट को नजरअंदाज करेंगे और सेम तरीके से बच्चों के साथ उसे डील करेंगे। ये से बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि आपको उनके अंदर जो भी कमियां होती हैं उनको ओवरलुक करना है, यानी कि उनको नजरअंदाज करना होता है, और उनको एक समान रूप से आप उनको जो है एक नजर से देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अब आप देखना, यहाँ से ना पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक वर्ड से बता दूंगी, मतलब कि किस तरीके से क्या आंसर होगा। मल्टीपल पेडागोजी टेक्निक, मतलब अलग अलग तरीकों से पढ़ाना, या फिर ये मल्टीपल हर एक के साथ है, ठीक है, या फिर मल्टीपल लर्निंग मटेरियल, आप मल्टीपल तरीके से बच्चों का असेसमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर जगह ना मल्टीपल यूज है कि अलग तरीके से पढ़ाना, अलग अलग तरीके से असेसमेंट करना, अलग अलग तरीके से लर्निंग मटेरियल अपना इकट्ठा करना। ये किससे रिलेट करेगा? तो अब देखिए किससे रिलेट करेगा, ये यहाँ पर आपका सीधा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से रिलेट करेगा। अब ये कैसे करेगा? डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन हम कहाँ देते हैं? जहां पर बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और जब भी बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो आप अलग अलग चीजें अपनाते हैं बच्चों के साथ डील करने के लिए। जैसे कि अगर आपको हर किसी बच्चे को किसी तरीके से असेसमेंट की जरूरत है तो आप उस तरीके से करेंगे, किसी बच्चे को किसी और तरीके से जरूरत है तो आप उस तरीके से करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सीधा आपका जो आंसर होगा जब वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विभेदे निर्देश। यह है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इम्पोर्टेंट टू। अगर आप एक बहुत अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? पहला ऑप्शन है कि आप बच्चों की इंडिविजुअल लर्निंग पर फोकस करें। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लर्न करके बच्चा नहीं सीखता है, इंडिविजुअल लर्निंग भी होनी चाहिए, साथ में ग्रुप भी होनी चाहिए। तो ये तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आप अपनी क्लास में अगर कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछ के डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको मना कीजिए। अगर आप बच्चों को क्वेश्चन पूछने से मना करेंगे तो अगली बार वो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है ताकि आप हर एक बच्चे के टच में रहेंगे। यस, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी आप हर एक बच्चे के साथ टच में रहते हैं तो आपका उनके साथ एक फैमिलियर बॉन्ड बन जाता है, और जब फैमिलियर बॉन्ड बन जाता है तो बच्चा आपको ढंग से समझ पाता है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ वो शेयर करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक क्लास में टीचर का रोल क्या होगा? ऑप्शन ए कि सबसे पहले उसके पास जो नॉलेज है, यानी उनकी जो खुद की नॉलेज है वो स्टूडेंट में वो भर दे और उनका एग्जाम के लिए तैयार कराए। क्या सिर्फ और सिर्फ एज अ टीचर एग्जाम के लिए तैयार कराना आपका पर्पस है? नहीं, तो ये आंसर तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप बच्चों को एक फैशन के तरीके से, मतलब कि एक तरीके जो आजकल कह सकते हैं आप फैशन चल रहा है कि आजकल जैसे मान लो सब लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करा रहे हैं तो मैं लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करके पढ़ाऊंगी। आजकल सब स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करके पढ़ा रहे हैं, मैं स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करके पढ़ाऊंगी। और आप फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के राइट आंसर। अब बच्चों के सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर पे अगर आप फोकस करोगे तो उनके जो गलत आंसर है उनको करेक्ट कौन करेगा, उनको फीडबैक कौन देगा? तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। अगला है कि आप टाइम टेबल को बहुत स्ट्रिक्टली प्लान कीजिए और उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट रहिए, यानी कि आपका जो टाइम टेबल है वो रिजिड होगा, उसके अंदर बिल्कुल भी चेंजेस के आप ऑप्शन नहीं देंगे बच्चे के हिसाब से। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि आपका जो करिकुलम है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपका जो टाइम टेबल है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि समय के अनुसार और बच्चे के अनुसार आप उसके अंदर चेंजेस कर सके। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कि आप बच्चों को ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करें और बच्चे को इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने के लिए आप उनको बढ़ावा दें। यस, आपको बच्चे को बढ़ावा देना है कि उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग बढ़े, उनका थिंकिंग लेवल बढ़े। और अगला है कि आपको उन्हें लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करनी है अलग अलग तरीके की, ताकि बच्चा और बेहतर तरीके से सीख सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। In a classroom, a teacher is using student-centered approach for teaching. The method is not suitable. एक क्लासरूम में एक टीचर जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड का इस्तेमाल कर रही है, तो इनमें से कौन सा मेथड है जो कि इसके हिसाब से सही नहीं है? तो आप देखिए, ये तो बहुत इजी है। ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट के अंदर आता है, प्रोजेक्ट मेथड स्टूडेंट के अंदर आता है, क्वेश्चन आंसर मेथड स्टूडेंट के अंदर आता है। लेकिन आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है बच्चों, ये आता है आपका टीचर सेंटर्ड के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ गुड स्कूल इज वन। अच्छा स्कूल कौन सा है? जहां पर कंपटीशन बच्चों के बीच में कराया जाए? नहीं, कंपटीशन कराना मकसद नहीं है स्कूल का। जहां पर हर एक बच्चे को अच्छा लगे, हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखे, लेकिन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना करे। अब देखिए, यहाँ तक तो हमें ये आंसर बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन ये पॉइंट ऐड होते ही गलत हो गया। भैया हमें तो अपने बच्चों को कोऑपरेट करना सिखाना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है जहां पर बच्चे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझे, यानी कि जो समाज में आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, उस चीजों को समझे। और अगला है जहां पर उनका क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जहां पर बच्चे को कुछ सीखने के लिए मिले, जहां पर प्रोग्रेसिव हो। प्रोग्रेसिव का मतलब जहां पर बच्चा खुद करके सीखे। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 पॉइंट बताए हैं, सोशल स्टैटिस्फिकेशन, अगला है प्रोग्रेसिव क्लास और नेक्स्ट है इंस्पायर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, जो कि तीनों गुड स्कूल के हिसाब से बिल्कुल सही पॉइंट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पीयर कल्चर के अंदर क्या आता है। सोशलाइजेशन आता है, इंडिविजुअलाइजेशन आता है, दोनों आते हैं या दोनों नहीं आते। अब पीयर कल्चर में क्या होगा, आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो इससे क्या बढ़ेगा आपका
सोशलाइजेशन बढ़ेगा, इंडिविजुअलाइजेशन तो नहीं बढ़ेगा ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन सा ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग का हिस्सा नहीं है? अच्छा, कुछ बच्चों को याद होगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर उसी की बात हो रही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। मैंने आपको बताया था ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट, और अगला होता है आपका करिकुलम, या फिर आप जिसे कंटेंट भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो टीचिंग मेथड है वो आपका इसका पार्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए सब बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि ट्राइपोलर प्रोसेस किसने दिया था। मैंने आपको पढ़ाया था ना क्लास में, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इस प्रोसेस को दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि टीचिंग का गोल क्या है। आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इंफॉर्मेशन देना टीचिंग का गोल नहीं होता, इससे बहुत ज्यादा ऊपर है टीचिंग। नेक्स्ट है कि बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना भी प्रोसेस नहीं होता है। अगला है नॉलेज दे, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना नहीं है। नेक्स्ट है कि आप बच्चों में जैसे चेंजेस चाहे वैसा ला सके, यानी चाहे आप बच्चे के मेंटल लेवल में चेंज लाना चाहते हैं, आप बच्चे के इमोशनल लेवल में चेंज लाना चाहते हैं, बच्चे के क्रिएटिव यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष में, आप रचनात्मक पक्ष में अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, हर एक हिस्से में आप बच्चे के चेंज ला सके। यस, टीचिंग का हमारा यही उद्देश्य होता है, जहां पर हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24, वो कौन सा रूल है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जो कंटेंट है वो थोड़े से इजी हो जाए ना? हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपको यहाँ पर रूल्स ऑफ टीचिंग पूछा है। उन्हें हम मेथड ऑफ टीचिंग बोलते हैं, मैक्सिम बोलते हैं, टेक्निक्स बोलते हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। तो अब देखें यहाँ पर सीधा सीधा आपको एक ही आंसर रिलेट कर रहा है, बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में आपको मैंने बताया था कि किस किस तरीके से आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आप उन्हें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाइए, आप उन्हें कॉन्ट्रिक टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाइए, अलग अलग मैक्सिम मैंने आपको बताए थे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल क्लियर होगा, आंसर सही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपको मैंने जितने भी टीचिंग बताए थे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बताए थे, मुझे सारे के सारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आपके कमेंट सेक्शन में जवाब के रूप में चाहिए। और एट अ टाइम, आप जिस टाइम ये वीडियो खत्म करेंगे, क्लास खत्म होगा उसी टाइम आंसर करेंगे। आंसर नोट्स में से ढूंढ के या फिर वीडियो को प्ले करके नहीं देना है। मैं देखना चाहती हूँ कि एट अ टाइम आपको कितने मैक्सिम्स याद हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि आपकी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है उसका मतलब क्या है। पहला, कि आप बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाए, उनको मोटिवेट करें और उनको इंडिपेंडेंट लर्नर बनाए। यस, ये हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि जो आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है इसमें क्या होता है, बच्चे को खुद सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आप अपना कॉन्सेप्ट खुद बनाइए। तो क्रिटिकल थिंकिंग तो यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है, जब बच्चा खुद अपनी नॉलेज को बनाता है तो वो मोटिवेटेड भी फील करता है, और जब खुद अपनी नॉलेज बना रहे हैं तो इंडिपेंडेंट तो हो ही गए। तो यानी कि ऑप्शन ए देखा जाए तो आपका बिल्कुल सही है इसके हिसाब से। चलिए हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आप इस अप्रोच के थ्रू बच्चे को ग्रामर सिखाते हैं, ग्रामर तो नहीं सिखाते। अगला है वोकैबुलरी सिखाते हैं, वोकैबुलरी भी नहीं सिखाते। अगला है वर्ड्स बनाने सिखाते हैं। अब देखिए तो सीधे सीधे तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, the belief that teachers should encourage collaborative learning opportunities is the characteristic of the dash approach to student learning। वो कौन सी अप्रोच की यहाँ पर बात हो रही है जहां पर बच्चा कोलैबोरेटिव तरीके से, कोलैबोरेटिव क्या होता है मैंने आपको एक क्लास में बताया था, जहां पर बच्चे एक साथ मिलकर चीजों को सीखते हैं। तो ये कौन सी अप्रोच होगी? ये डायरेक्ट होगा, ये कॉग्निटिव होगा, ये सोशल होगा, ये या फिर होल होगा। तो अब देखिए आपको पूरा ना कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, किस तरीके से कई बार आप वर्ड को लिंक करके आंसर बनाते हैं। जहां पर भी कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी वहां पर सोशली इंटरेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
सेंसेशन इज टू डैश एज परसेप्शन इज टू डैश। तो बताना है सेंसेशन क्या होता है और परसेप्शन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें सेंसेशन से कुछ नहीं लेना, हम सिर्फ परसेप्शन के बेसिस पे अपना आंसर बना लेंगे। परसेप्शन क्या होता है, चीजों को समझने का या चीजों को देखने का नजरिया हमारा क्या होता है। अब आप देखिए इंटरप्रिटेशन जो होता है वो सेम मीनिंग होता है कि आप किस तरीके से चीजों को समझते हैं। ये तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है कि तुमने किस तरीके से, तुम्हारी व्याख्या है कि तुम किस तरीके से चीजों को समझते हो। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको कई बार अपना टाइम बचाना है, मतलब समझने में लग जाना अरे सेंसेशन का क्या मतलब है। परसेप्शन से देखो वहां से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज। किसी ने एक बात बोली कि अगर पिक्चर में, मूवीज में बच्चा देखता है कोई ऐसे सीन जहां पर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो बच्चे उसको देखकर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर किस साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, जहां पर बच्चा कुछ देखकर सीखेगा। अब जहां पर देखकर सीखा तो वहां पर बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके चीजों को सीखा। और ऑब्जर्व करके सीखने की बात किसने बोली थी, इसको बोला था बच्चों बंडूरा के द्वारा। बंडूरा की थ्योरी पढ़ाई थी ना आपको कि बच्चा किस तरीके से चीजों को देखकर सीखता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ एल्बर्ट बंडूरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एल्बर्ट बंडूरा के हिसाब से कौन सी चीज सही है। पहला कि प्ले बहुत जरूरी है। अब देखिए बंडूरा ने प्ले की कोई बात नहीं करी। नेक्स्ट है मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे ऑफ चिल्ड्रन टू लर्न। मॉडलिंग के तरीके से बच्चा सीखता है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सिर्फ एक वर्ड से रिलेट करके करा जा सकता है। आपको मैंने क्या बताया था, बंडूरा की जो थ्योरी है उसको हम मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। तो जहां पर आपको दिख गया कि मॉडलिंग के जरिए बच्चा सीखता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, देखिए किस तरीके से वर्ड से रिलेट करना होता है आपको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, हाउ टू ग्रेड डिफर फ्रॉम द मार्क्स। ग्रेड देते हैं आप A1, A2, B1, B2। ये सारे जो ग्रेड्स हैं वो मार्क्स यानी जो आप स्कोर देते हैं, 50 में से इतने नंबर आए, 100 में से इतने नंबर आए, ये दोनों किस तरीके से अलग हैं। अगर आपने बच्चों को अपनी क्लास में बोला कि आपको बताना है ग्रेड्स और मार्क्स क्यों अलग हैं, तो ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है। ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, एनालिटिक क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। अब जरा हम एक एक ऑप्शन को समझेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें आपको कंफ्यूजन हुई होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हर एक बच्चा मुझे बताएगा कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर मार्क करा था, क्योंकि उनके लिए ये चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो कई बच्चों का यहाँ पर गेस्ट वर्क चला हुआ। ठीक है, सबसे पहले डाइवर्जेंट में क्या होता है बच्चों, आप आप किसी भी क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बोला कि आपको बताना है ग्रेड मार्क्स से क्यों अलग है। तब आप क्या होगा, आप बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढेंगे। चलिए ये हो सकता है, लेकिन आप सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। पहले आप उस जो चीज है ग्रेड्स और मार्क्स इन दोनों को दो टुकड़ों में बांटोगे। ठीक है, फिर आप ग्रेड्स के बारे में अलग अलग पॉइंट निकालेंगे कि ग्रेड क्यों दिए गए, ग्रेड की शुरुआत कहाँ से हुई, या फिर मार्क्स देने किसने शुरू करे। आपने क्या किया, पहले आप सबसे पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को अलग करेंगे, टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को एनालाइज किया ना, उसके बाद वो डाइवर्जेंट बनेगा, उसके बाद वो ओपन एंडेड क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। लेकिन जो सबसे बेसिक है इसमें एनालाइज हो रहा है, एनालाइज के बाद सारी चीजें होंगी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर एनालिटिकल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ आया ये वाला क्वेश्चन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर उन्होंने क्या मार्क किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं यानी जो रिस्पॉन्स होते हैं वो एलिसाइटेड होते हैं और जो ऑपरेंट्स होते हैं वो एलिसाइटेड नहीं होते। अब आप देखिए इसको कैसे करना है। ऑपरेंट्स यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, एमिटेड होता है। और वो एमिटेड बिहेवियर कैसे होता है, वो अपने आप एकदम हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, एमिटेड है लेकिन कैसे, स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि एकदम हो गया, हमें पता ही नहीं चला। हमें पता ही नहीं चला कि कैसे हमें कोई गाना याद हो गया। कई बच्चों ने इसका आंसर ये लगाया होगा।
देखिए वॉलंटरी में क्या होता है, आप खुद कर चाहते हैं किसी काम को करना और आप अपनी मर्जी से जाकर उसे करते हैं, तो वो होता है वॉलंटरी। और एमिटेड जो रिस्पॉन्स होते हैं वो वॉलंटरी नहीं होते। एमिटेड का मतलब है जो चीजें अपने आप हो जाए, आपको पता ही ना चले। तो यहाँ पर वो वर्ड रिलेट करेगा आपका स्पॉन्टेनियस से। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस किसने इसका आंसर ऑप्शन बी टिक किया है। ठीक है, क्लियर है। मैं आपको जितनी चीजें बोलती हूँ सब आंसर किया करो कमेंट सेक्शन में उन चीजों का। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। एक इंडिविजुअल यानी हर एक बच्चा जो है वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो ये स्टेटमेंट कौन सी थ्योरी पर बेस करती है? पहला इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, दूसरा इनसाइट, तीसरा ट्रायल एंड एरर एंड चौथा है क्लासिकल कंडीशनिंग। बात देखिए यहाँ पर गलतियों की बात हुई है कि बच्चा अपने एरर से सीखता है। आप बार बार गलती करोगे उसके बाद ही तो आप सीखोगे ना, बार बार साइकिल से गिरोगे उसके बाद ही तो साइकिल चलानी आएगी ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखिए आपको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर में भी क्या होता है, बार बार गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से हम सीख जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल नहीं है टीचिंग का, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी मैक्सिम ऑफ टीचिंग नहीं है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जैसे तो हमने पढ़ाया था आपको। नोन टू अननोन भी पढ़ाया हुआ है, सिंपल टू डिफिकल्ट भी पढ़ाया हुआ है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि पहले आपने तो बहुत मुश्किल चीज सिखा दी बच्चे को फिर आप आसान चीज सिखा रहे? ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में ही अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा गया है उसको डिफरेंशिएशन सिखा दोगे मैथ में तो कैसे समझेगा? सिंपल पहले समझाओगे फिर कॉम्प्लेक्स बताओगे। तो आप कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कभी भी नहीं जाते हैं। तो आपका यहाँ पर बी आंसर ही बिल्कुल सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सा टीम टीचिंग का एडवांटेज नहीं है? टीम टीचिंग क्या होता है? जहां पर बहुत सारे टीचर्स मिलके कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, पहला क्या है, यहाँ पर आपके बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो जाएगा। यस, ये तो होगा यहाँ पर। इससे क्या होगा, बेटर प्लानिंग होगी। अब बेटर प्लानिंग टीम टीचिंग में थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं हुआ कि प्लानिंग इससे ज्यादा हमारे पास अच्छा ऑप्शन है कि हमारे रिसोर्सेज का ज्यादा अच्छा यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टीचिंग टेक्निक्स का अच्छा यूज होगा। यस, टेक्निक्स का यूज तो होगा अच्छा, लेकिन यहाँ पर टीचर्स क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं। टीचर हमारे रिसोर्स होते हैं। जब सारे टीचर्स मिलकर साथ में पढ़ाएंगे तो अपनी अपनी थिंकिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उनके रिसोर्सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन डी क्या है, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। हम किसी भी फाइनेंशियल बेनिफिट को और बच्चे की लर्निंग को साथ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, मिक्स नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि टीम टीचिंग के पीछे क्या चीज है आप वो बताइए। हाइपोथेसिस का मतलब यही है कि टीम टीचिंग के पीछे का लॉजिक क्या है। पहला कि टीचर अकेले काम करता करता बोर हो जाता है इसलिए दो चार टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। अगला है कि एक टीचर अकेला सक्षम नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं है, टीचर सक्षम होते हैं अपने आप में, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो बेस्ट टीचर्स हैं स्कूल के, सपोज मान लीजिए अभी स्कूल में जितने भी बेस्ट टीचर हैं उन सभी टीचर का फायदा बच्चे एक साथ ज्यादा उठा सकते हैं। ये से बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी क्लास में एसएसटी का टीचर बहुत अच्छा है, किसी में मैथ्स का टीचर बहुत अच्छा है, किसी में इंग्लिश का टीचर बहुत अच्छा है, तो वो सारे एक साथ मिलके आ जाएंगे तो उन सबका फायदा बहुत सारे बच्चे इकट्ठे उठा सकते हैं फायदा। तो ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। माइक्रो टीचिंग किसके ऊपर फोकस करती है? माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। ये कहाँ पर यूज होता है, जहां पर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर। किस लिए होता है? ताकि टीचर बार बार जो ट्रेनी है वो पढ़ाए थोड़े थोड़े टाइम पे, फिर उसको फीडबैक दिया जा सके। उससे क्या होता है, उनकी जो स्किल्स होती है टीचिंग की वो डेवलप होती है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, उनकी स्किल्स के ऊपर ना कॉम्पिटेंसी हासिल कराई जाती है, यानी कि महारत हासिल कराई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विच इज मोर सुटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस? साइंस पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? लेक्चर। लेक्चर मेथड के थ्रू साइंस में चीजें कैसे समझाओगे? डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, चीजें दिखा के।
डिस्कस करना, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करके बच्चों को साइंस नहीं समझाई जा सकती। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। अब हमें देखना है कि डेमोन्स्ट्रेशन बेहतर है या प्रोजेक्ट। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, एक स्टूडेंट सेंटर मेथड है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ देखेगा, खुद आके चीजों को नहीं करेगा। अब साइंस में जब तक बच्चा खुद चीजों को ना कर ले तो उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं। और प्रोजेक्ट मेथड ऐसा है जहां पर बच्चा खुद चीजों को कर कर सीखता है, तो आपका प्रोजेक्ट मेथड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर किस किसने डेमोन्स्ट्रेशन मार्क किया है। क्योंकि देखो मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद होती है जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं देखना चाहती हूँ किन किन बच्चों को पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रो टीचिंग का बेनिफिट क्या है। पहला कि आपको टाइम टू टाइम फीडबैक मिल जाता है कि किस तरीके से आप अपने टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस हो सकता है। नेक्स्ट है कि टाइम कम होने की वजह से आप अपने लेसन प्लान को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद आप उन कंटेंट के ऊपर महारत हासिल कर सकते हैं। यस ये भी होगा क्योंकि माइक्रो टीचिंग में हमें कम टाइम में करना पड़ता है और हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं उन्हें, फिर उसके बेसिस पे हमें फीडबैक मिलता है ताकि हम अपना आगे का जो पोर्शन है उसको अच्छा समझा सके। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसमें सेल्फ इवेल्युएशन होता है, यानी जो टीचर है वो खुद देखता है उसने पिछले क्या गलतियां करी, कहाँ कमियां थी, और इससे टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। भाई ये तो तीनों ही सही हो गए। अरे हाँ, ऑप्शन डी तो ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द अबव है तो यानी हमारे तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that student learn association activity and cooperation is known as। जहां पर बच्चा मिलजुल कर एक्टिविटी करने से और कोऑपरेट करने से काम करता है तो वो कौन सा मेथड है। और देखो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिविटी नहीं करता है तो ये तो गलत हो जाएगा, हर एक पॉइंट को समझना। प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा लर्न भी करता है, एक्टिविटी भी करता है, और जब दूसरों बच्चों के साथ मिल के वो प्रोजेक्ट करता है तो कोऑपरेशन भी होता है। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी और भी देखते प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से देखिए लर्न तो करता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोऑपरेशन मतलब कि मिलजुल के कर रहा है, एक्टिविटी के थ्रू कर रहा है या नहीं कर रहा है। डिस्कशन में भी ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। प्रोजेक्ट के हिसाब से ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अ लर्नर सेंटर्ड क्लास शुड नॉट बी वन वेयर। एक क्लास है जहां पर बच्चों को भूमिका अहम होती है, उनके हिसाब से इनमें से कौन सा पॉइंट गलत है कि जो बच्चे हैं वो चुपचाप काम करे, क्योंकि चुपचाप काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर लर्निंग होगी। अरे हमें तो पहली ऑप्शन में आंसर मिल गया। अब जब बच्चा ही सेंटर है और बच्चा ही चुपचाप काम करेगा तो लर्निंग कैसे अच्छी होगी, तो ये ही हमारा आंसर है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम होती है वहां पर बच्चा अंदर से मोटिवेटेड होता है, एक्सप्लोर कर कर भी सीखता है, टीचर जो है बच्चे के साथ मिलकर काम करती है, लर्नर के व्यूज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये सब लर्नर सेंटर्ड के हिसाब से सही है, लेकिन ये लर्नर सेंटर्ड के अंदर नहीं आता और हमें तो यही चीज बतानी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर हमने बच्चों अपने 1 से 40 तक के सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हमने एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर लिया है कि आप किस तरीके से अपना एग्जाम में क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, और अभी हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट बचे हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। तो अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, प्लस अपने नोन के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें ताकि हमारा परिवार यूं ही और ज्यादा बढ़ता जाए और हम फ्री में पीआरटी की क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू and goodbye.